हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड ए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 3 सेंटीमीटर है। एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करें तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट होंगे, जैसे कि मैंने आपको 10.2 और 10.3 मैंने समझाया है। ठीक है। और उनके जो सेंटर बन रहे हैं ना, उनके बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो जो उनका कॉमन कॉर्ड बनेगा आपको उसका लेंथ बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, हमारे जो क्या बोलते हैं डायग्राम है वो कैसे बनेगा, ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कैसा डायग्राम क्यों बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो बड़ा वाला सर्कल है ये मैंने 5 सेंटीमीटर के रेडियस के हिसाब से बना लिया है। थोड़ा सा बड़ा है, एक्चुअल में मैंने 5 सेंटीमीटर नहीं लिया है, नहीं तो ये बहुत बड़ा हमारा बन जाता। तो ये बड़ा वाला को मान लो इसका जो रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर है, और जो छोटा वाला सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर का उसका रेडियस। ओके। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पर आ रहा है और छोटे वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर आ रहा है। ओके। अब हमसे बोला था कि उनके जो सेंटर की बीच की दूरी है ना वो 4 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके अलावा हमसे क्या कहा गया था कि जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कहाँ से आएगा, तो सेंटर से लेकर के सर्कल का जो हमारा पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, कहीं पर भी कोई से भी पॉइंट ले लो, वहां तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ना लेकर के मैं क्या करूँगा, ओ से लेकर के ए तक की दूरी ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और दिखे। ये मैं एक लाइन हो बन जा, ड्रॉ हो जाए अच्छे से जल्दी से। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। देखो, यहाँ पर ओ से लेकर के ए तक जो है ये हमारा क्या आ रहा है, ये सेंटर है, और ये हमारा सर्कल का एक कॉर्नर है, एक साइड है हमारा। तो सर्कल के सेंटर से लेकर के साइड तक जो दूरी होती है उसी को रेडियस कहते हैं। इसका मतलब ये जो मेरा ओ ए है ना ये मेरा 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि बड़े वाले सर्कल का जो हमारा रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। छोटा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कहाँ पर बन रहा है, तो देखो छोटा वाला सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, और इससे भी हम लोग अगर देखें तो छोटा सर्कल का भी जो पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। इन्हीं दोनों पॉइंट में ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आप नीचे ऊपर कहीं पे भी ले सकते हो, तो मैं ओ से लेकर के जो ए तक की दूरी है ना इसको लिख देता हूँ कि ये मेरा रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, और ये मेरा 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है। नीचे लेने से कोई फायदा तो है नहीं, हमारा ऊपर में क्योंकि ट्रायंगल की तरह दिख रहा है तो हम लोग ऊपर में ही ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है। जो हमारा ए ओ सी ट्रायंगल बन रहा है, अब इसमें क्या है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो AO का स्क्वायर है ना वो इक्वल हो जाएगा मेरा OC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के, क्योंकि AO का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और OC 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा AC का स्क्वायर है वो 9 सेंटीमीटर। तो 16 और 9 हमारा कितना हो जाता है, 25 ही होता है। शायद ओरली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको आप ऐसे समझो कि हमारा यहाँ पर जो AO का स्क्वायर है वो इक्वल है OC के स्क्वायर और प्लस में AC के स्क्वायर के। ठीक है। ऐसा क्यों इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि AO का जो स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर है, OC का जो स्क्वायर है वो कितना है, तो 4 का स्क्वायर, और प्लस AC जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, और 4 4 16 और 3 3 9 भी जो होगा वो भी 25 हो जाएगा। इधर भी 25 आ रहा है, इधर भी 25 आ रहा है। यानी कि ये वाला जो हमारा इक्वेशन है ना जो हमने पहले पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, ये यहाँ पर फुलफिल हो रहा है हमारा इक्वेशन। ओहो सॉरी स्टूडेंट, मैंने सडनली देखा कि हमारा जो फोकस है वो मैंने लॉक नहीं किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा देखने में धुंधला धुंधला दिख रहा होगा बीच बीच में। अब मैंने लॉक कर दिया है तो आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि मेरा ये वाला इक्वेशन यहाँ पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन कब काम करता है, जब हमारा कोई भी ट्रायंगल जो है वो एक राइट एंगल का ट्रायंगल होता है, क्योंकि तभी ना हमारे पास AO का स्क्वायर जो होगा, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल हो जाता है बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के। कब होता है, जब ये हमारा एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनता है तब। तो यानी कि यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल का ट्रायंगल बन रहा है, तभी हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, उसके जस्ट अपोजिट में हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ट्रायंगल AOC जो है वो क्या है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। अगर ये राइट एंगल का ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो मेरी लाइन है AC वाली जो लाइन आई हुई है ना AB वाली, और ये जो मेरा OC ऐसे जा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहे से मतलब क्या है कि ये एकदम एक सीधा लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। अब हमने 10.3 एक हमारा जो थ्योरम था जो मैंने आपको बताया था पिछले वाले एक्सरसाइज में, कि जब कभी भी किसी भी सर्कल में
हमारा एक कॉर्ड होता है, मान लो यहाँ पर एक कॉर्ड है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा ना, ये सेंटर से जो हम सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन जाएगा, वो क्या करता है, कॉर्ड को यहाँ पर बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर मान लो हमारा ऊपर वाला 2 सेंटीमीटर है, या फिर टोटल अगर हमारा कॉर्ड जो है अगर मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो ऊपर भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और नीचे भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा रूल था, ये हमारा क्या था, थ्योरम था हमारा, जो एक्सरसाइज 10.3 में दिया हुआ था। और उस थ्योरम भी जो था ना हमारा 10.3 में ही है, पेज नंबर 179 में, अगर आप चाहो तो एक बार जाकर के उसको रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.3, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से नहीं लिखना, आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो उस थ्योरम जो है ना हमारा, वहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा स्टेटमेंट टाइप से बना करके, वो थ्योरम यहाँ पर आप लोग उतार लेना, ठीक है। मैं पूरा एग्जैक्ट वहाँ पर मुझे क्या स्टेटमेंट दिया था वो याद नहीं आ रहा है, बस मुझे ये याद है कि ये हमारा रूल होता है। और कभी भी आपको भी रटने की जरूरत नहीं है थ्योरम्स वगैरह, बस आप उसे समझ लो कि एक्चुअल में थ्योरम कह क्या रहा है, तो आपका मैथ जो है ना ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा है जो समझ नहीं रहा है, बस केवल रट लिया थ्योरम को ना, तो वो वहाँ पर एग्जाम में नहीं बना पाएगा, लेकिन आप इसको जरूर बना लोगे। तो हमारा जो थ्योरम 10.3 है उसमें यही कहा गया था कि हमारा ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ए बी होगा, ये जो मेरा कंप्लीट लाइन होगा ना ए बी, वो इक्वल होगा हमारे यहाँ पर ए सी प्लस सी बी के, ए सी प्लस सी बी के, है ना। और जो मेरा यहाँ पर ए सी और सी बी है वो भी आपस में इक्वल होगा। ये लाइन मत लिखना, यहाँ पर आप लोग लिखना कि जो मेरा ए सी होगा वो इक्वल होगा सी बी का, क्योंकि आपस में ये जो मेरा ये लाइन जो है ना, ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन आया है वो क्या क्या है, ए बी को बाइसेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो कि ओ सी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। ओ सी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ए सी और सी बी जो होगा हमारा इक्वल होगा। ओके, तो अगर मुझे निकालना है यहाँ से ए बी, तो ए बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए सी में प्लस करना पड़ेगा सी बी को। और हम जानते हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है, और दोनों कितने सेंटीमीटर के हैं, 3 सेंटीमीटर के हैं, क्योंकि अगर ए सी 3 सेंटीमीटर का है तो सी बी भी 3 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू लिखेंगे, इसके जगह पर ए सी की जगह पर भी 3 और सी बी की जगह पर भी 3, तो 3 और 3 मिलाकर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो मेरा कॉर्ड बन रहा है ना, ये कंप्लीट कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड किसको बोलते हैं, जो दोनों सर्कल में हमारा, जो दोनों भी हमारा सर्कल बना है ना, उसमें जो एक सिंगल कॉर्ड होता है जो दोनों में काम करता है, उसको ही कॉमन कॉर्ड कहा जाता है। तो ये जो मेरा कॉमन कॉर्ड ए बी है, इसका जो लेंथ होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हो, उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो हाँ, वहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसका जो मैंने भी आपको थ्योरम बताया, वो 10.3 जो थ्योरम है ना, वो पेज नंबर एक्चुअल में 173 में दिया हुआ है। मैंने भी चेक किया, 179 में नहीं दिया हुआ है। तो 173 वाला जो थ्योरम है वो आप लोग वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। यानी कि दो हमारे पास कॉर्ड्स हैं, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल के अंदर ही वो क्या हो रहा है, विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल में ही आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उनसे जो सेगमेंट बनेगा ना, इंटरसेक्ट होने के बाद उनका जो क्या बोल सकते हो आप, उनका जो हैंड बनेगा, जो साइड वाइड बनेगा, वो क्या होगा, पहला और दूसरा का आपस में इक्वल हो जाएगा। ये शायद आपको अभी ओरली समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए मैं आपको डायग्राम बना करके समझाता हूँ कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा और इसे आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना दिया है। अब इस सर्कल में हमारे पास एक इधर से कॉर्ड जा रहा है और दूसरा कॉर्ड इधर से आ रहा है। दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है, दोनों को मैंने 5 सेंटीमीटर का ही बनाया है। एक रूल हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी हमारा कोई भी सर्कल हो, उसमें अगर हमारे पास दो हमारे क्या है, क्या बोलते हैं, कॉर्ड हैं, और दोनों का अगर लेंथ हमारा इक्वल है, तो सेंटर से उनकी जो दूरी होगी ना वो हमेशा बराबर होगी। जैसे मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, एक कॉर्ड मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, मान लो ये 3 सेंटीमीटर की है, एक कॉर्ड मैं इधर बना दे रहा हूँ, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर है सेंटर। तो अगर पहला वाला जो कॉर्ड है, अगर उसका सेंटर से दूरी मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरा वाला कॉर्ड भी कभी सेंटर से दूरी जो होगा ना वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये रूल है हमारा, ये थ्योरम है कि जब कभी भी हमारे पास दो कॉर्ड होते हैं इक्वल किसी भी सर्कल में, तो सेंटर से उनकी जो दूरी होती है ना हमेशा इक्वी डिस्टेंट होती है, यानी कि आपस में इक्वल होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था कि दोनों उसी सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब क्या बोल रहा था कि आपको ये प्रूव करना है कि इसका जो सेगमेंट बनेगा, सेगमेंट मतलब जैसे यहाँ से जहाँ तक इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये वाला है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों जो हमारा होगा आपस में इक्वल होगा। उसी तरीके से ये वाला जो नीचे का पॉइंट है और इधर जो नीचे का पॉइंट है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये आपस में इक्वल होगा। ऐसा अपने को क्वेश्चन में बोला है प्रूव करने के लिए। तो हम लोग इससे कुछ नाम वाम दे देते हैं ताकि प्रूव करने में आसानी हो। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ मान लो ए बी, इसका नाम दे देता हूँ मैं सी डी, ठीक है।
अब यहाँ पर डायरेक्ट तो हम लोग इसको प्रूव कर नहीं सकते कुछ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे ये मान लो सेंटर जो है मेरा, इसका नाम हम लोग ओ दे देते हैं, एज यूजुअल सेंटर को ओ बोला जाता है। तो सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो कि हमारा इस कॉर्ड में आए, क्योंकि अभी हमने जो पिछला वाला थियरम पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन आता है तो वो उस कॉर्ड को आधा कर देता है। तो उसी थ्योरम का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे मैं एकदम सीधा लाइन बनाता हूँ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि एकदम परपेंडिकुलर लाइन है। ये मान लो यहाँ पर हमारा ABCD हो गया ना, जैसे इसका नाम मैं ई दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट का नाम ई दे दिया। उसी तरीके से जैसे इस वाले कॉर्ड के ऊपर आया है, वैसे ही हम लोग दूसरे वाले कॉर्ड जो हमारा CD है ना, इस वाले कॉर्ड के ऊपर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये वाला जो हमारा लाइन है इसका नाम हम लोग F दे देते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट का। तो हमने क्या किया, सेंटर से दो परपेंडिकुलर लाइन बनाए हैं दोनों कॉर्ड के ऊपर, ये हमने एक छोटा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, एक छोटा सा आपको और काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ये वाला मेरा पॉइंट है ना, EF हो गया है, इसका नाम मैं जैसे मान लो H दे देता हूँ। ठीक है, या फिर P दे देता हूँ, इस वाले सेंटर का नाम, जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा सेंटर है, एक्चुअल में सर्कल का जो सेंटर है, उससे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इस तक भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका काम बाद में आएगा, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ड्रॉ कर दो ताकि दो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल बन सके। ओके, अब देखो यहाँ से हमारा सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि मेरा AB और CD आपस में इक्वल है। AB मेरा, रुक जाओ यार, पहले ये फोकस है ना, क्योंकि फोकस रहता नहीं है, आपको अच्छे से दिखता नहीं है। हाँ, अब फोकस अच्छे से हो गया। तो मैं बता रहा था जो AB है और CD है ये आपस में इक्वल है। अब हम क्या जानते हैं कि हमारा जो कॉर्ड होता है, यानी सॉरी, ये जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होता है वो कॉर्ड को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब कि जो मेरा AE होगा और मेरा जो BE होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखो कि जो AE है वो क्या हमारा इक्वल है BE का, एंड साथ ही साथ हमारा उसी तरीके से इधर से भी तो हमारा परपेंडिकुलर लाइन आया है ना, इसका मतलब जो CF है और ये जो DF है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ऑल्सो CF इज इक्वल टू DF। ओके, अब हम क्या जानते हैं कि दोनों अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो अगर उनका हम लोग हाफ हाफ देखें तो वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि अगर मेरा इस वाला ये वाला कॉर्ड AB है और ये वाला कॉर्ड CD, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका जो आधा है AE और इसका जो आधा होगा हमारा CF, वो भी आपस में इक्वल होगा। उसी तरीके से इसका आधा EB और इसका आधा जो DF वो भी इक्वल होगा, यानी कि हाफ हाफ भी जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अगर दो लाइन आपस में इक्वल है, जैसे अगर ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा 2 सेंटीमीटर बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसका भी आधा 2 सेंटीमीटर बनेगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर, भी 2 सेंटीमीटर, तो मतलब कि उसके जो हाफ होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि जो मेरा AE है वो इक्वल है BE का, और जो BE है वो इक्वल है CF का, और जो CF है वो इक्वल है DF का। यानी कि अगर हमारे दोनों लाइन आपस में इक्वल हैं तो उसका मतलब हमारे जो हाफ होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इतना तो क्लियर हो ही गया, अच्छे से इतना समझ में आ गया। ओके, अब इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। अभी इतने में हम लोग काम करेंगे, इससे आगे इसको कोई काम नहीं करना है। अब हम लोग आ जाते हैं छोटे वाले में। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर से ये जो मेरा EP है ना, ये जो PE है और ये जो मेरा PF है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो अब ये आपस में इक्वल कैसे होगा, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा तभी मेरा ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ होगा। और अगर ये आपस में इक्वल प्रूफ हो गया तो हमारा क्वेश्चन समझ लो आप लोग को वहाँ पर 90% सॉल्व हो गया। तो हमको मेन अब इसको इक्वल प्रूफ करने में आना है। कैसे इक्वल होगा चलिए समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम मैं POE दे देता हूँ और इसका POF दे देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल POE एंड ट्रायंगल POF। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यानी कि जो हमारा एंगल नंबर E है और इधर जो एंगल नंबर F है, ये दोनों हमारा इक्वल है क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90 डिग्री कर दो। उसके बाद ये जो बीच वाली लाइन है दोनों में कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर लिख दो OP इज इक्वल टू OP, है ना, OP PO जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और ये क्या हमारा है, कॉमन साइड है। ठीक है, और तीसरा चीज़ जो होगा वो हमारा क्या होगा, OE और OF ये भी आपस में इक्वल होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे इक्वल होगा, तो जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने शुरू में ये चीज़ आपको क्लियर किया था कि किसी भी सर्कल में जब दो कॉर्ड आपस में इक्वल होते हैं तो सेंटर से उनकी जो दूरी होती है आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं, तो सेंटर से जो दूरी होगी ना इस कॉर्ड के ऊपर बनाई हुई लाइन की, यानी जो OF होगा ये इस वाले कॉर्ड से हमारा यानी सेंटर से हमारे कॉर्ड के ऊपर आ रहा है, और ये जो हमारा कॉर्ड AB है उसमें जो OE है ये भी जो लाइन है हमारा वो सेंटर से आ रहा है। तो दोनों जो कॉर्ड्स हैं हमारे वो आपस में इक्वल हैं, तो सेंटर से इनकी जो दूरी होगी यानी OE और OF जो इनके बीच की दूरी है वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर इसका आप लोग इस तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हो कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम
सेंटर, ठीक है। ये सेंटर से क्या होते हैं, हमेशा इक्वी डिस्टेंट होते हैं, यानी कि एकदम इक्वल होते हैं, बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। तो हमारा तीन चीज़ यहाँ पर इक्वल हो गई। पहले तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, राइट एंगल। दूसरा हमारा कॉमन हो गया ये वाला, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। और एक मेरा ये वाला साइड हो गया। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाले जो हमारा रूल है RHS, जो रूल हम लोग कहते हैं, उससे ये दोनों ट्रायंगल का होंगे आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसलिए जो मेरा ट्रायंगल POE होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा दूसरे वाले ट्रायंगल POF के। कौन से रूल से, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल से आपस में ये कॉन्ग्रेंट हुआ है। इतना समझ में आ गया। अब अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो मेरा जो PE और PF होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो लिख दो यहाँ पर आप लोग PE इज इक्वल टू PF। और ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हमारे एक करस्पॉन्डिंग पार्ट है जिसको हम लोग शॉर्टकट में CP/CT बोलते हैं। तो CP/CT से हो गया। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहले वाले में हमने क्या किया था, आधा आधा सभी को आपस में इक्वल प्रूव किया था। दूसरे वाले मैंने PE और PF को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया। हमको क्या प्रूव करना था कि मेरा जो AP है, दिमाग में ये रखना कि अपने को प्रूव क्या करना है, हाउ टू, व्हाट टू प्रूव। तो हमको प्रूव ये करना था कि AP और ये जो CP है ये आपस में इक्वल है। AP इज इक्वल टू CP, ये अपने को प्रूव करना था। टू प्रूव मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। और दूसरा जब अपने को क्या प्रूव करना था, ये जो DP और BP है ये आपस में इक्वल है। तो DP इज इक्वल टू BP, ये दो चीज़ अपने को आपस में प्रूव करनी थी इक्वल। तो अब AP और CP कैसे इक्वल प्रूफ होगा वो देखो। तो हम क्या जानते हैं कि AE और CF आपस में इक्वल है, हमने यहीं पर देख लिया है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमारा जो इक्वेशन 1 हमने बनाया और जो 2 बनाया ना, उसी से अब हम लोग काम करेंगे। तो हमने क्या देखा था, AE और CF आपस में इक्वल था, ठीक है। तो अगर मैं AE में PE प्लस कर दूं और CF में PF प्लस कर दूं तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि PE और PF भी जो आपस में इक्वल है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसका मतलब 2 और 1 में अगर मैं प्लस करूँ तो 3 आएगा, और तभी 2 और 1 3 ही आएगा। इसका मतलब कि AE में अगर मैं प्लस कर दूँ PE तो वो इक्वल हो जाएगा इस साइड CF में अगर मैं प्लस कर दूँ PF, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और AE और PE मिल करके क्या बना रहा है, AP बना रहा है। तो यहाँ से मेरा AP जो इक्वल हो जाएगा CF और PF मिल करके क्या बना रहे हैं, CP बना रहे हैं, CP के। और यही चीज़ अपने को इक्वल प्रूफ करना था। पहला वाला सेगमेंट हमारा इक्वल प्रूफ हो गया, बड़ा वाला सेगमेंट। अब जो छोटा नीचे वाला सेगमेंट है उसको भी इसी इक्वल प्रूफ कर दो। हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो DF है, ठीक है, और इधर जो हमारा BE है वो आपस में इक्वल है। हमने यहीं पर देखा था DF और BE आपस में इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये हम लोग फिर से लिखेंगे अगेन, दोबारा। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो DF है वो इक्वल है BE का, ठीक है। या फिर BE का मत लिखो, डायरेक्ट मत लिखो, ऐसे लिख दो आप यहाँ पर कि जो DF है, अगर हम लोग ये देखो DF यहाँ पर आ रहा है, इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो उसमें से अगर हम लोग PF को माइनस कर दें, क्योंकि अपने को अब ये छोटा ले लेना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, PF को वहाँ से माइनस करेंगे। पहले हमको बड़ा सा लाइन लेना था, इसलिए हम लोग PF को प्लस कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो DF है उसमें से अगर मैं PF को माइनस कर दूँ और इधर जो मेरा BE है उसमें से मैं PE को माइनस कर दूँ, तो भी हमारा इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर DF मान लो 2 सेंटीमीटर है और PE 1 सेंटीमीटर है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। वैसे ही हमारा BE भी 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि DF अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल थे। तो ये 2 में से अगर मैं यहाँ PE को 1 को माइनस कर दूँ तो भी वहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही मैं लिखूंगा कि DF में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ PF को तो वो इक्वल हो जाएगा उसी तरीके से जैसे हमारा BE में से माइनस करेंगे अगर अपन PE को, तो DF में से PF को माइनस करोगे तो हमारा DP आ जाएगा, ठीक है। ये D है, ये P है। और इसी तरीके से BE में से अगर हम लोग यहाँ पर PE को माइनस करते हैं तो हमारा BP आ जाएगा, जो कि हमारा छोटा वाला सेगमेंट है। तो बस इन्हीं दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना था और आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।